हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरन एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को जिसका नाम है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं उसके प्राचीन काल के जो हिस्ट्री रहा है, उससे पहले के भी जो काल आए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाषाण काल को, उसके बाद हम लोग एंट्री मारने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। बेसिकली आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पाषाण काल को। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इन 3 भागों में जो विभाजित किया गया है, इसमें है प्राक ऐतिहासिक, उसके बाद दूसरा है आदि ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तीसरा कौन सा काल है? तो ऐतिहासिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राक ऐतिहासिक काल की, तो प्राक ऐतिहासिक काल को जो है पुरातात्विक स्रोत, क्या है? पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी पुरातात्विक स्रोत क्या है? वो भी मिले हैं। और ऐतिहासिक कालखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मिले हैं। अब देखने वाली बात ये है, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें किन किन तरह की चीज़ें मिली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल में जो भी स्रोत हैं वो लिखित हैं या नहीं हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो स्रोत हैं वो लिखित नहीं हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है? जो स्रोत हैं वो लिखित नहीं है। अगर वहीं आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो आदि ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? लिखित रूप में हैं। अगर वहीं पर ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, ऐतिहासिक काल में भी जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो लिखित रूप में भी प्राप्त हुए हैं। अगर लिखित प्राप्त हुए हैं तो उसे पढ़ा जा सका है या नहीं पढ़ा जा सका है। तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत मिले तो जरूर, ठीक है, वो लिखित नहीं है और पढ़े भी। जब लिखित ही नहीं तो उसे पढ़ेंगे कैसे? दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक। यहाँ पर जो लिखित मिले जरूर हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसका कि उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित भी मिले और पढ़े भी जा सके। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये थे बेसिकली हिस्ट्री के 3 पार्ट। अब हिस्ट्री के जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, जिसे प्राक ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं, यानी कि पत्थर इस काल में मिले थे, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। अब इनमें एक चीज़ें देखने वाली ये है, एक मिनट, कि मनुष्य जो है वो किस तरह से उनका विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं पूरा पाषाण काल को, ठीक है। यहाँ पर जो है पाषाण काल को 3 भागों में भी डिवाइड करा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा? वो 4 भागों में। पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है। तो इसमें पूरा पाषाण काल का जो ईस्वी माना जाता है, उसका कालखंड माना जाता है, वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या हुआ है कि मानव जो थे उस समय असभ्य मानव हुआ करते थे और इनका जो विकास देखा गया वो कहाँ पे था? अफ्रीका के अंदर। और उस समय के जो मानव थे वो सभ्य हुआ करते थे, वो खाना बदोश थे, उसे सिर्फ खाने से मतलब हुआ करता था, बाकी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो जो अपना खाना खाते थे वो किस तरह से खाते थे? आखेट का मतलब शिकार करके वो अपना खाना खाया करते थे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो अपना शिकार करते थे वो किस तरह से करते थे? बहुत सारा पहाड़ है वहाँ पे, उसका जो हथियार भी होता था ना वो बड़े पत्थरों का हथियार होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि पत्थरों को, अब जो बड़े बड़े पत्थर थे वो पहाड़ के ऊपर रहते थे, अगर कोई भी जानवर जा रहा है ऊपर से गिरा दिया और वो मरा,
उससे, और उसके बाद उससे क्या करते थे, कच्चा ही खा लिया करते थे। तो इसी तरह पत्थरों के टकराने से जब आग उत्पन्न हुआ तो उससे जंगलों में आग लग गई। अब आग लगने से क्या होता है कि जो जानवर वगैरह थे वो जल गए, पक गए, तो वो उसे एक बार टेस्ट करे, तो टेस्ट करे तो क्या उनको वो खाना अच्छा लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका विकास हुआ। तो यहाँ पर जो मेन बातें हैं याद रखने वाली वो ये है कि पूरा पाषाण काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर जो असभ्य मानव थे तो वो कैसे थे, तो खाना बदोश थे, आखेट करके जीवन यापन करते थे, और पूरा पाषाण के अंदर आग की खोज हुई, और उनका जो हथियार हुआ करते थे वो बड़े पत्थर का हुआ करते थे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अब मध्य पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल है उसके बाद वाला कालखंड है, और मध्य पाषाण काल का जो कालखंड माना जाता है वो 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई वो क्या हुई थी, वो अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार को देखा गया। किसके अंतर्गत, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। उससे पहले अंतिम संस्कार की कोई ऐसी साक्ष्य हमें नहीं मिलती है। और यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो हथियार हुआ करते बड़े पत्थरों का हुआ करता था, तो और जो मध्य पाषाण काल आया यहाँ पर जो हथियार बनने लगे वो कौन से हथियार बनने लगे, छोटे हथियार बनने लगे। ठीक है, तो जिन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलीथ कहा जाता था। अगर क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा जाता है कि माइक्रोलीथ किस कालखंड को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है माइक्रोलीथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के अंतर्गत जो है 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है। और जो नवपाषाण काल है इसे कहा जाता है उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि देखने को मिले हैं। अब कृषि के जो साक्ष्य वो 7,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, तो इस 7,000 ईसा पूर्व इसलिए ऐसा देखने को लग रहा है क्योंकि कोई भी स्थान पहले विकास कर जाता है उसका बाद वाला क्षेत्र बाद में करता है। तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य 7,000 ईसा पूर्व में देखने को मिला। और जो ये कृषि का साक्ष्य है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में देखने को मिला, जो कि कह सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित ढंग से करा गया था। कहाँ पर, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और जो ये मेहरगढ़ है ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। तो जो पहली बार वहाँ पर फसल उपजाए गए थे वो क्या थे, गेहूं और जौ थे। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। हाँ, और आगे फसल के बारे में और बात करेंगे, पहले जान लेते हैं इसी के बारे में। अब देखिए, जब से सबसे पहले कृषि नवपाषाण काल में आया, जब कृषि का विकास हुआ नवपाषाण काल में, तो उसके लिए देखिए कृषि एक जगह रह के करनी होती है। आप कहीं और रह रहे हैं, कृषि कहीं और, ये संभव ही नहीं है, आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो इसलिए आवास, जो मानव ने अपना पहला आवास बनाया था, कब बनाया था, नवपाषाण काल के अंतर्गत ही बनाया था। जब उन्होंने आवास को बना लिया तो उनको किस चीज़ों की जरूरत पड़ी, कुत्ते की। ठीक है, सॉरी, एक जो जानवर होता है वो मतलब सबसे ज़्यादा आगे पीछे करने वाला कुत्ता है। तो कुत्ता को इन्होंने पहला पालतू पशु बनाया था, कि इन्होंने, मानव ने। वो कब बनाया था, नवपाषाण काल के अंदर। अब देखते हैं नवपाषाण काल में और किन किन चीज़ों की खोज हुई। तो वहाँ पर पहिया का खोज हुआ, मिट्टी का पहिया। ठीक है, पहिया का खोज हुआ, मृद भांड, घड़ा, तो इन सब का खोज हुआ था कहाँ पे, नवपाषाण काल के अंदर। और यहाँ पर होमोसेपियंस, जो सभ्य मानव का विकास हुआ, वो कहाँ पे हुआ, नवपाषाण काल के अंदर हुआ। उससे पहले क्या थे, आदि मानव थे। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल में किन चीज़ों का खोज हुआ, तांबा का। ताम्रपाषाण काल उसके बाद आया, उसमें खोज हुआ तांबा का, जिसके कारण इसे चिल्कोलीथ भी कहा जाता है। किसे, ताम्रपाषाण काल को। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो पुरातात्विक स्थल है वो भारत में किन किन जगहों से और क्या क्या चीज़ मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो एक मिनट, इसे थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर जो देखिए जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, क्या है ये, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर
जम्मू कश्मीर के अंदर जगह है बुर्ज होम, जहां पर क्या मिला है, गर्त आवास मिला है, मतलब आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया इसके अंतर्गत, आवास के अंदर ही। तो ये कहाँ पे है, बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, जहां गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है वो कौन सा है, मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में क्या है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जो भीमबेटका है, ये क्या है, भीमबेटका है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में जगह है, जो कि चित्रकारी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चित्रकारी से, गुफा चित्र बोल सकते हैं बेसिकली। तो वो कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से, मध्य प्रदेश में। अगर ये MPPSC का एग्जाम हो उसमें थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है कि जो ये जगह है भीमबेटका, जहाँ पर गुफा चित्रकारी का खोज मतलब जानकारी मिला है, साक्ष्य मिला है, तो ये है कहाँ पे, ये रायसेन जिला में है। कहाँ पे है, रायसेन जिला के अंतर्गत है, और जो कि नर्मदा घाटी के आसपास और विंध्याचल पर्वत के आसपास है। तो ये कौन सा जगह था, भीमबेटका, जहाँ से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जगह है चेन्नई में, जो उस समय मद्रास कहा जाता था, ये मद्रास वाला जगह। यहाँ पे पल्लव रन, मद्रास में एक जगह है पल्लव रन, जहाँ पे क्या मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं। मद्रास में जो जगह है एक पल्लव रन, यहाँ पे क्या मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं। तो चलिए ये अब आगे बात करते हैं। इससे पहले मैं इसे थोड़ा अब आगे देखते हैं आगे कुछ और जानकारियाँ इसमें थोड़ा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, जो कृषि के साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ में मिले, जो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है, और ये नवपाषाण काल में मिला था। ठीक है, उसके बाद बुर्ज होम एक जगह है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे गर्ता आवास मिला। उसके बाद ये आदिमानव द्वारा चित्रकारी पढ़ लिया हमने, भीमबेटका MP में है, रायसेन जिला में पड़ता है। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए कोल्डिहवा जगह है, कौन सा है, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है, कोल्डिहवा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद में पड़ता है ये। तो यहाँ पर क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और बिहार का एक ऐसा जगह है, पूछा जाएगा बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के अंदर। तो वो जगह क्या है, चिरांद, छपरा, सारण। तो कौन सा है, चिरांद, जगह का नाम है चिरांद, और छपरा या सारण में ये जगह पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो यहाँ पर एक जो पुरातात्विक साक्ष्य है, इसमें जो इसका संग्रहालय है तो कोपेनहेगन में है। ठीक है, इसका संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन में है। तो पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, कोपेनहेगन में है, जो कहाँ पड़ता है, डेनमार्क के अंदर पड़ता है, डेनमार्क देश के अंदर पड़ता है कोपेनहेगन संग्रहालय। अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ पर, भारत में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, तो भारत में जो है वो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, वो पड़ता है भोपाल में। कहाँ पे पड़ा है, भोपाल में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में पुरातात्विक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, कनिंघम जी को कहा जाता है। अब कनिंघम को क्यों कहा जाता है, इनके बारे में आगे हम लोग अभी जानेंगे। चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति थे ब्रूस जी। कौन थे, ब्रूस जी, जिन्हें पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बताया था कि जो प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक हैं काल हैं, इसमें कौन से लिखित हैं और नहीं पढ़ा जा सका, इन सब चीज़ों को इन्होंने बताया था। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये पुरातात्विक गर्भ भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। कौन, ब्रूस जी। अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री को 3 भागों में जहाँ अलग तरीके से विभाजित किया गया है, वहाँ पर जो चीज़ें मिली है उनके आधार पे इन्हें 3 भागों में डिवाइड करा गया है। तो इन्हें किन्होंने किया है, तो इन्हें इसको 3 भागों में जो विभाजित करने का काम किया है वो किया है क्रिश्चियन थॉमसन जी ने। किसने किया है, क्रिश्चियन थॉमसन जी ने। तो उन्हें इसे जो 3 भागों में विभाजित किया है, इसे क्या कहा गया है, त्रियुगीन विभाजन, त्रियुगीन या त्रिविभाजन कहा गया है। तो ये जो 3 कालखंड थे, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इनको 3 भागों में डिवाइड करा है, जिसे कहा गया, पहले में जो क्या मिला था, पत्थर मिला था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पाषाण युग।
या पाषाण काल। और दूसरे वाले में क्या मिला, जो आद्य ऐतिहासिक था सिंधु घाटी सभ्यता वाला, उसमें कांस्य मिला था, तो इसीलिए उसे कांस्य युग कहा गया। और ऐतिहासिक काल में क्या मिला था, लोहा मिला था, इसलिए इसे क्या कहा गया, लौह युग कहा गया। और जो ये त्रियुगीन विभाजन है, 3 भागों में विभाजित करा है, ये किसने किया, क्रिश्चियन थॉमसन जी ने किया। तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो पुरापाषाण काल था उसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी, आग थी। इनको तो मैंने पहले देख लिया है। सबसे महत्वपूर्ण खोज की अगर बात करें पुरापाषाण के काल के अंदर, वो क्या थी, वो आग थी। नेक्स्ट देखते हैं मध्यपाषाण काल में और क्या क्या चीज़ों का खोज हुआ था। तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन, ठीक है, पशुपालन के अवशेष, ठीक है, मिलना प्रारंभ हो गए थे। सबसे पहले पशुपालन के अवशेष मिलना प्रारंभ हुए मध्यपाषाण काल से। भले ही पशुपालन नवपाषाण काल में शुरू हुआ, लेकिन इनके अवशेष थोड़ा बहुत मिलना कब से शुरू हो गए थे, मध्यपाषाण काल के अंदर से ही शुरू हो गए थे। और मध्यपाषाण काल में जो पशुपालन के अवशेष मिले वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आदमगढ़, जो कि एमपी में है। कहाँ पे, आदमगढ़ से, जो कि मध्य प्रदेश में है। और मध्यपाषाण काल को क्या कहा जाता है, माइक्रोलीथ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे पत्थर थे उनसे हथियार बनने लगे, इसलिए इसे कौन सा लीथ कहा गया, माइक्रोलीथ कहा गया। उसके बाद अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी कि अंत्योष्टि मतलब क्या था, अंतिम संस्कार, तो वो कहाँ पे शुरू हो गए थे, मध्यपाषाण काल के अंदर शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में विशाल सब का ढेर मिला है, यानी कि मेगालीथ। क्या मिला है, मेगालीथ। इसे मेगालीथ इसीलिए कहा जाता है कि विशाल सब के ढेर मिले हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर जो अंत्योष्टि का कार्यक्रम है वो शुरुआत कहाँ पे हुआ, मध्यपाषाण काल में। जब दफनाने की कार्यक्रम या जलाने की, अंतिम संस्कार की कार्यक्रम मध्यपाषाण काल में हुई, तो उनके ढेर धीरे धीरे आगे आने वाले कालखंड में मिलेंगे ना। तो इसीलिए विशाल सबके जो ढेर हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिला, वो मिला नवपाषाण काल के अंदर। और व्यवस्थित ढंग से अगर पशुपालन की शुरुआत मैंने पढ़ा, अभी कहाँ पढ़ा, मध्यपाषाण काल के अंदर। अगर व्यवस्थित ढंग से पशुपालन की बात करें, वो हमें देखने को मिलता है नवपाषाण काल के अंतर्गत। और वो कौन सा पशु था, वो पशु था कुत्ता। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट में है कृषि। अब देखिए कृषि के जो शुरुआत हो गए, कृषि में जो सबसे पहले फसल उगाए गए वो कौन सा था, जौ। और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ईरान से हमें जौ का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहला साक्ष्य अगर पूछा जाए कि जौ का कहाँ से मिलता है, ईरान। और अगर वहीं पे गेहूं पूछा जाए तो गेहूं मिला है मेहरगढ़ से 7000 BC में, जो कि व्यवस्थित ढंग से हुआ था। तो गेहूं और जौ दोनों उगा था मेहरगढ़ में, गेहूं और जौ दोनों उगा था मेहरगढ़ में। लेकिन जौ उससे पहले भी उग चुका था, कहाँ पे, ईरान के अंदर, ठीक है। उसके बाद चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कोल्डिवा से, अभी हम लोगों ने मैप में देखा था। और कोल्डिवा कहाँ पे पड़ता है, इलाहाबाद के अंदर, यानी कि प्रयागराज अभी बोलते हैं इलाहाबाद को, हाँ इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें ये चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाए, देखो कि नवीनतम खोज के अनुसार अगर कृषि के साक्ष्य पूछा जाए तो वो लेहरा देव हो जाएगा सबसे पहला। ये हाल ही में जब खोज हुआ नवीनतम खोज, इसके अनुसार लोहुरा देव, जगह का नाम पे ध्यान देंगे, 1 मिनट, लोहुरा देव कौन सा जगह है, लोहरा देव, जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किन चीज के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, 8000 BC के, ठीक है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए नवीनतम खोज के अनुसार, तब तो क्या हो जाएगा, लेहुरा देव, और यहां से मिले क्या है, चावल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, ऑप्शन में अगर लेहुरा देव नहीं है तब तो मेहरगढ़ होगा, अगर लेहुरा देव है तो मेहरगढ़ नहीं होगा, तो पहले क्या होगा, मेहरगढ़। नवीनतम खोज के अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लेहुरा देव। अब देखिए यहां पर बात करते हैं मृद भांड, यानी कि मिट्टियों के बर्तन, जो मृद भांड है वो गेरू वर्णीय मृद भांड। कौन सा मृद भांड, गेरू वर्णीय मृद भांड नवपाषाण काल के अंतर्गत मिले थे। और जो जगह है वो कहां से मिले हैं, हस्तिनापुर से। और हस्तिनापुर कहां पड़ता है, हस्तिनापुर कहां पड़ता है, हरियाणा के अंदर। कहां पड़ता है, हरियाणा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबा मिला था, जिस कारण से क्या कहा गया, चिल्को लीथ कहा गया है।
आइए पशुपालन के प्रथम साक्ष्य की बात करते हैं। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत से मिले हैं। अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा था मध्य पाषाण काल कहाँ पे? आदमगढ़ एमपी में पड़ता है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। और पशुपालन के जो मध्य पाषाण काल में और 2 जगह थे जहाँ से मिले थे, तो वो जगह हैं बागोर जो कि राजस्थान में पड़ता है। बागोर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। और सराय बहादुरगढ़ ये पड़ता है यूपी में, या सराय बहादुर राय ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये 3 मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पशुपालन के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे, जिसमें कि प्रमुख थे आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, दूसरा बागोर जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, और तीसरा सराय बहादुरगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। आइए और एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। खेती सुव्यवस्थित ढंग से सबसे पहला कहाँ से मिला? लेहुरा देव। एक मिनट, कृषि सबसे पहले कहाँ मिला सुव्यवस्थित ढंग से? लेहुरा देव में, ठीक है, 7000 BC। और उसके बाद मेहरगढ़ में, सॉरी, लेहुरा देव में 8000 BC और मेहरगढ़ में 7000 BC, ठीक। उसके बाद मानव के प्रत्येक श्रेणी पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक है, सभी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कौन जगह से? मानव के प्रत्येक जो श्रेणी थे पाषाण काल के अंतर्गत, जो पुरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, इनके सभी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मेहरगढ़ से। वो जगह कौन सा था? मेहरगढ़। चलिए मध्य पाषाण काल के अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो देखिए मध्य पाषाण काल के अंदर सब जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे? वो मिले थे दमदमा से। कहाँ से मिले थे? दमदमा से। और वो जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और हड्डियों के औजार या हड्डी ये कहाँ से मिले थे? ये मिले थे महदहा से। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। जो मध्य पाषाण काल था उसमें हड्डियों के दोनों लगभग हड्डी वाला ही चीज़ है, और दोनों है भी उत्तर प्रदेश में, और जगह सिर्फ अलग अलग है। अगर सब है मतलब सब कहाँ से मिला? दमदमा से। और हड्डियों के औजार पूछ दे तब महदहा से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टेटमेंट है जो कि कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन्हें देख लेते हैं हम लोग। इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ये किन्होंने कहा था? ये कहा था व्यूरी ने। किसने कहा था? व्यूरी ने। तो इतिहास के जनक ये तो शुरू में ही बता देना चाहिए था। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आद्य ऐतिहासिक कालखंड। तो वो अभी तक देखिए, यहाँ शुरू से देखते हैं। अभी क्या है? आद्य ऐतिहासिक कालखंड। देखिए अभी हम लोगों ने देख लिया है क्या? प्राक ऐतिहासिक, इन्हें कवर कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? अब देखने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक कालखंड को, बेसिकली जिसमें आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग उसे देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमें साक्ष्य मिले थे वो क्या मिले थे? लिखित तो मिले थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और ये बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वो क्या था? एक मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका हाँ, उसकी जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जगह मिले हैं, आइए उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो उनका देखिए, अगर सबसे उत्तरी भाग पूछा जाए, ठीक है, इसे थोड़ा मैं छोटा करता हूँ फिर से। देखिए सबसे अगर उत्तरी भाग पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मांडा, ठीक है। देखिए अगर सबसे उत्तरी भाग पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? मांडा।
ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। उसके बाद अगर सबसे दक्षिणी हिस्सा पूछा जाए तो वो है दाइमाबाद, और सबसे अगर पश्चिमी पूछा जाए तो वो है सुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान में शायद पड़ता है ना, हाँ, सुतकांगे डोर। उसके बाद जो इधर इसका इसीलिए ये जो आकार हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये हो जाता है कैसा, त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास सारे शहर बसे हुए थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और आगे जानेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले पाषाण काल के थे, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये कौन थे, ये पीछे भी मैंने इसे बता दिया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। तो ऑप्शन अगर एग्जाम में आते हैं तो दोनों पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोपेनहेगन संग्रहालय, क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन हुआ था। तो त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, थॉमसन जी ने, ये तो बता दिया गया था क्वेश्चंस। उसके बाद उत्खनित, क्या है, यहां पर है उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहां से मिलना प्रारंभ हुए थे, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं ये कहां से मिलना प्रारंभ हो गए थे, तो मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान क्या है, तो वह स्थान है आदमगढ़। तो मध्य पाषाण के जहां पे पहला प्रमाण मिला था जो कि आदमगढ़, कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अब हड्डी के उपकरण जो हैं वो कहां से मिलना प्रारंभ हो गए थे, तो वो कहां से हुए थे, महदहा से। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हड्डी के उपकरण महदहा से। सब की बात कर देंगे तो वो कहां हो गए, दमदमा में। सब कहां से मिले थे, तो दमदमा में। अब हड्डी के आभूषण कहां से मिले हैं, तो देखिए जहां से हड्डी के औजार मिले हैं ना, वहीं से हड्डी के आभूषण भी मिले हैं, तो वो जगह क्या है, महदहा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं, देखिए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल वहीं से मिला है, दमदमा से। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई, खाद्यान्नों की कृषि हो गई कहां से, नव पाषाण काल के अंदर से। खाद्यान्नों की कृषि नव पाषाण काल के अंतर्गत कहां पे हुई थी, मेहरगढ़। कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, नर्मदा घाटी के पास। ठीक है, कहां से, नर्मदा घाटी के पास। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, नर्मदा घाटी के पास से। मानव द्वारा, क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, वो था जौ। और ये जौ जो था वो कहां से मिला था, ईरान से। जौ कहां से मिला था, ईरान से। उसके बाद प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मैंने बताया था कि कृषि से पहले सब लोग कैसे रहते थे, तितर बितर। और जब व्यवस्थित ढंग से कृषि करना प्रारंभ हो गया कहां से, मेहरगढ़ से, तो वहां पर आवास की जरूरत पड़ी थी। तो ये कहां सा हो जाएगा जगह, ये हो जाएगा मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। अब देखिए भारत के उपमहाद्वीप में, भारत का उपमहाद्वीप का मतलब हो गया भारत के आसपास वाला सारा जगह। अगर आप उसको अपने भाषा में समझना चाहें तो भारत के पड़ोसी देश। तो यहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो देखने को मिला वो मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व और लेहोरा देव में 8000 ईसा पूर्व, नवीनतम साक्ष्य के अनुसार। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आंसर मतलब ऑप्शन रहेगा उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आंसर पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, बागौर। ठीक है, बागौर एक जगह है मध्य पाषाण काल में, यहां से क्या मिला है, पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो बताइए ये बागौर जगह है कहां पे, बागौर कहां है, राजस्थान के अंदर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चिल्कोलीथ। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, चिल्कोलीथ युग किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण
से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, पाषाण से हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मेहरगढ़ से। यानी कि पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सभी कालखंड के अवशेष मिले? तो वो कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए, नबदा टोली क्या है? नबदा टोली उत्खनन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो इसे जो है ये ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा उत्खनन है, ताम्रपाषाण काल का। और किसने किया था? एच.डी. संकालिया। कौन थे वो व्यक्ति? एच.डी. संकालिया। नबदा टोली उत्खनन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोगों ने आगे पहले नहीं देखा था। तो विरहितपाषाण स्मारक मृतकों को दफनाने का स्थान था। कौन सा? विरहितपाषाण स्मारक जो था वो मृतकों का दफनाने का स्थान था, और ये नवपाषाण काल के अंदर था, और जिसे मेघालिथ कहा गया था। विरहितपाषाण स्मारक मेघालिथ वाला जगह, जो मेघालिथ हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो मेघालिथ कहाँ पे मिला था? नवपाषाण काल के अंतर्गत, और ये क्या था? मृतकों को दफनाने का स्थान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका ये क्या था? ये गुफाओं के शैल चित्र था, ठीक है, जहां से सर्वाधिक मिले हैं भीमबेटका से। और ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद बुर्जहोम, बुर्जहोम में क्या मिला है? मानव के साथ, एक मिनट, बुर्जहोम में क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिल गया है ना। तो ये नवपाषाण काल के अंतर्गत मिला है, जिसे गर्ता आवास कहा जाता था। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन था आप लोग के सामने, लेकिन इसका आंसर है लेखहिया। लेखहिया विंध्याचल पर्वत के पास है। तो वो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो जगह क्या था? लेखरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैरिक। गैरिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं? ताम्रपाषाण काल से। गैरिक मृदभांड कहाँ से मिला है? ताम्रपाषाण काल से। खैर कोई बात नहीं, मृदभांड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा जिसमें कि जितने प्रकार के मृदभांड हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो गेरू वर्णीय मृदभांड, देखिए मृदभांड यहाँ पर दो प्रकार का भी हम लोगों ने पढ़ा, एक था गैरिक मृदभांड, एक है गेरू वर्णीय मृदभांड। जो गैरिक मृदभांड है वो ताम्रपाषाण काल के अंदर मिला है, और जो गेरू वर्णीय मृदभांड है वो हस्तिनापुर हरियाणा से मिला है, जो कि नवपाषाण काल के अंदर मिला है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो वही है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में फिर जो जगह है उनको देखते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो है कौन कौन सा जगह है? ये है मांडा, ठीक है, कौन सा जगह है? मांडा। और ये है चिनाब नदी के पास। मांडा कहाँ पे है? चिनाब नदी के पास है। और ये हड़प्पा है ना, हाँ हड़प्पा है। उसके बाद ये मांडा है, मांडा कहाँ पे? चिनाब नदी के पास, ठीक है। उसके बाद हिंडन नदी के पास क्या है? आलमगीरपुर। और ये क्या है? दायमाबाद परवरा या गोदावरी नदी के पास। उसके बाद सुत कांगेदोर दास्क नदी के पास, ठीक है। और हड़प्पा क्या है? किस नदी के किनारे? रावी और मोहनजोदड़ो सिंधु, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। ये जो ऊपर था ये वाला हिस्सा, ये है हड़प्पा, यहाँ पे देखिएगा, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये है मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और ये है सुत कांगेदोर, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस तरह से अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा को। किसको देखने वाले हैं? हड़प्पा को। तो ठीक है, हड़प्पा। देखिए हड़प्पा जो है इसकी खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और किसने करा था? दयाराम साहनी जी ने करा था। किसने करा था? दयाराम साहनी जी ने किया था। और ये जो जगह था वो कौन सा था? माउंट गोमड़ी। माउंट गोमड़ी जिला है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है।
यहाँ से मिला क्या क्या है देखिए, यहाँ पर मिला है कुम्हार का चाक, शर्मा आवास, अन्नागार, मूर्ति देवी, ठीक है, सॉरी मातृ देवी की मूर्ति, उसके बाद ओखली मिला है, ताबूत मिला है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान का जो नाम है RS-37, तो बेसिकली ये आज का जो RS-37 हम लोग पढ़ रहे हैं ये नहीं है, उनके लिपि में लिखा गया है। अब क्या लिखा गया है वो अभी तक पता नहीं। हाँ, उसके बाद हाथी की खोपड़ी मिला है, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, और एक सिंह वाला जानवर। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, ठीक है, कुम्हार वाला चाक, शर्मा आवास, अन्नागार, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति, और ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान क्या था RS-37, उसके बाद हाथी की खोपड़ी और एक सींग वाला जानवर, ये सारे चीज़ें थी। 1 मिनट, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास मोहनजोदड़ो। चलिए मोहनजोदड़ो को भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत क्या था, मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, और किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने। किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने। और ये सिंधु नदी के किनारे ये बसा शहर था, कौन सा, मोहनजोदड़ो। और ये जिला था लरकाना जिला, कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे था, पाकिस्तान के अंदर है अभी वर्तमान में। और बेसिकली अगर ये सोचिएगा ना कि ये पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब इसको याद कैसे रखेंगे, मोहनजोदड़ो के लिए स्पेशली, मतलब पूजा से रिलेटेड जो भी सामग्री हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। इतनी बात अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा उसके अंदर। अब देखिए मोहनजोदड़ो में जो मिला है ना, वो मिला है मृतकों का टीला। क्या मिला है, मृतकों का टीला। ये कहाँ से मिला है, ये मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से। अब बात करते हैं पूजा से रिलेटेड, देखिए चीज़ें। अब सबसे पहले पूजा कराता कौन है, पंडित जी। पूजा कौन कराता है, पंडित जी। और जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो पुरोहित आवास कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। पंडित जी जब पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए क्या करेंगे, वो पहले आवास से निकलेंगे, जाएंगे कहाँ, स्नान करने। स्नान करने कहाँ जाएंगे, स्नानागार। तो स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। तो स्नान करने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, कहाँ पे, तो वो खाएंगे विशाल अन्नागार। अगर अन्नागार अब वहाँ हड़प्पा में भी मिला था, और विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो, मतलब सबसे बड़ा वाला। उसके बाद जब खाना खाए उसके बाद पानी पिएंगे, कहाँ से, कुआं से पानी पिएंगे। तो कुआं कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद जब वस्त्र धारण करेंगे पंडित जी, पुरोहित जी, तो वो कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, सूती वस्त्र, यानी कि कपास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सूती वस्त्र का, वो मिलता है मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो के देखिए पशुपति शिव की पूजा करते थे। किन की पूजा करते थे, पशुपति शिव जी की पूजा करते थे मोहनजोदड़ो के लोग। उसके बाद एक सभागार हुआ करता था वहाँ पे, क्या होता था, सभागार हुआ करते थे, जहाँ पे बैठ के मीटिंग वीटिंग हुआ करती थी। अब मूर्ति मिली है, किस चीज़ की मूर्ति मिली वहाँ पे, नर्तकी की मूर्ति मिली है, और कांस्य की मूर्ति मिली है। किस चीज़ की मूर्ति मिली है, कांस्य की, क्योंकि यह युग कौन सा था, कांस्य युगीन। और तांबे का ढेर मिला है, कहाँ पे, तांबे का ढेर मिला है, क्योंकि तांबे का जब कांस्य की वहाँ पे मिली तो कांस्य के ज़्यादा महत्व देते थे वो लोग, और तांबा का क्या है, ऐसे ही पड़ा रहता। तांबे का ढेर कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की सड़क जो थी वो कैसी थी, सबसे चौड़ी सड़क हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की सड़क कैसी हुआ करती थी, सबसे चौड़ी सड़क हुआ करती थी। कि आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, मोहनजोदड़ो तक। फिलहाल मेरा लैपटॉप का बैटरी भी डाउन हो चुका है, तो अभी रहने देते हम लोग मोहनजोदड़ो तक, फिर आगे हम लोग जो है इसके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।